कृष्ण। आप सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आज हमारा सेशन है द गोल्डन पर्स ग्रुप की ओर से सेकेंड एपिसोड। उसका टॉपिक है इंश्योरेंस और वो सेशन हमारी को टीम मेंबर सीए स्नेहा मोदानी जी फ्रॉम नागपुर वे लेने वाले हैं। जय श्री कृष्ण स्नेहा दी। जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम जानते हैं स्नेहा जी से हम कई बार मिल चुके हैं, कई सेशन हुए हैं उनके, तो आप सभी को पता है कि स्नेहा जी हमेशा हमें पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करके सेशन लेते हैं। तो आइए मैं सभी मनस्वियों की ओर से उनका शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण स्नेहा जी, शुरू करें हम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी 5 मिनट्स वेट कर चुके हैं। जिन्होंने टाइम पे लॉग इन किया है उन्हें और वेट कराना इज नॉट गुड। अच्छा, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी दीदी। ओके। जय श्री कृष्ण आप सभी को, जो हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं और जिन्होंने हमें ज्वाइन पहले से कर चुके हैं। हम गोल्डन पर्स में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है इंश्योरेंस। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है या जिन्होंने हमारे पुराने सेशंस के बाद इंश्योरेंस पे थोड़ा वर्किंग किया? ऐसा कोई है जिन्होंने इंश्योरेंस पे कुछ वर्किंग की है? और बिफोर डिस्कसिंग आई जस्ट वांट टू नो कि किसी ने कुछ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली किसी को ऐसा लगता है कि या किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, हम इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे तो हम ज्यादा सीख पाएंगे। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि अब जो ऑडियंस हमारी है उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर ऐसा कुछ कराने में इंटरेस्टेड है। ओके, बेसिकली आप इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं ताकि आप इंश्योरेंस ले सके। और बेहतर होगा यदि आप चैट बॉक्स में लिखिए तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए इजी जाएगा। ओके, तो हमें बस एक ही रिप्लाई आया है कि एक जन ने कहा है कि हम कराना चाहते हैं, कराया नहीं है। एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन, थैंक यू सो मच। ओके, इंश्योरेंस से आपका क्या मतलब है? इंश्योरेंस आपको क्या लगता है, क्या चीज है इंश्योरेंस? यानी क्या हो सकता है? हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीज को सुनते हैं, हम रोज दौरान ये चीज सुनते हैं कि इंश्योरेंस होना चाहिए, हमने हर चीज को इंश्योर्ड करा के रखना चाहिए। ये लाइनें हम बहुत ज्यादा सुनते हैं हमारे डे टू डे रूटीन्स में। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? यदि आपके दिमाग में इसका मतलब ये है कि एक इन्वेस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस बेसिकली एक रिस्क, जो हमारे जीवन में एक रिस्क फैक्टर है। एज हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग की डेथ किसी ना किसी दिन भगवान ने निश्चित की है कि हमारी डेथ होगी। तो इंश्योरेंस इज बेसिकली व्हाट? इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम दैट रिस्क। इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है जिससे हम हमारे लाइफ रिस्क को सिक्योर करते हैं। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस। चलिए, मुझे ओके, कुछ लोगों ने इंश्योरेंस किया है बट अवेयर नहीं है, हस्बैंड ने करके रखा है, किसी को समझता है कि एक सिक्योरिटी है। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। इंश्योरेंस इज बेसिकली नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज अ रिस्क पास ऑन। ओके, हम लोग एक रिस्क को पास ऑन करते हैं किसी और को। अब आपको क्यों लगता है कि इस रिस्क को पास ऑन करने की जरूरत है? इस रिस्क को इसलिए पास ऑन करने की जरूरत है क्योंकि हम लोग एक साइकिल में है, एक लाइफ के साइकिल में है जहाँ पे बॉर्न एंड डेथ ये दो फैक्टर रोल प्ले करते हैं कि हर इंसान जो इस धरती पे आया है उसको एक दिन जाना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सच है हम सबके जीवन का। तो
इस अर्थ के वजह से ही इंश्योरेंस ने इतना रोल प्ले किया है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ इंश्योरेंस कि जो हमारा लाइफ का रिस्क है हम उसको बेसिकली पास ऑन करते हैं। तो अब इंश्योरेंस क्या होता है ये हम इस पर्टिकुलर सेशन में समझेंगे। इंश्योरेंस 4 प्रकार के होते हैं। ये हम लोग ऐसे इंश्योरेंस और भी प्रकार के होते हैं, बट हमने जो यहाँ पे कवर किए हैं ये बहुत ही जनरल इंश्योरेंस कवर किए हैं जो यूजुअली लोग जिसमें पैसा डालते हैं। तो हम उन इंश्योरेंस को समझेंगे जिसमें यूजुअली पैसा डाला जाता है कि इनमें हमने पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक होता है यूलिप, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हम लाइन बाय लाइन इन सारे इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से इंश्योरेंस में रिस्क फैक्टर कितना है, किसमें हमें कितना रिटर्न मिल सकता है और इससे हमें इनकम टैक्स से क्या फायदा हो सकता है। तो हम पहले इंश्योरेंस पे जाते हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली जब एक फिक्स अमाउंट मुझे निश्चित किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से कि मुझे ये पैसा वापस मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने 30 इयर्स का पॉलिसी लिया, मेरी 30 इयर्स की एज है और मैंने 20 साल की पॉलिसी ली है जिसका प्रीमियम 7,612 रुपए है। अब ये क्या कर रही हूँ, मैं ये प्रीमियम पे करती रहूंगी 20 साल तक, क्योंकि मेरा पॉलिसी का टर्म क्या है, 20 साल है। इसमें उन्होंने मुझे क्या किया है, उन्होंने मुझे ये बोला है कि 21वें साल में हम आपको एक फिक्स अमाउंट वापस करेंगे। ओके, तो वो मुझे 3,36,000 रुपीज वापस करने वाले। इस 3,36,000 के अगेंस्ट उन्होंने मुझसे 20 साल 7,612 रुपए बुलवाए हैं। अब इसमें जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, जो एंड में मुझे 21वें साल पे 3,36,000 रुपीज मिल रहे हैं, उसपे मेरा बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आप जो बोल सकते हैं कि इतना पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसकी जो रिटर्न मुझे आया है वो रिटर्न है मेरा 7%। ओके, तो इससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स हम लेते हैं उनमें हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए, हमें ये कैलकुलेशन करना चाहिए कि यदि मैं इतने साल का जो प्रीमियम पे कर रही हूँ उसके बदले में जो रिटर्न मुझे मिल रहा है वो रिटर्न मुझे कितना परसेंटेज देने वाले हैं, व्हाट परसेंटेज मुझे वापस कितने परसेंटेज का रिटर्न आने वाला है। जैसे कि हमने कल पायल जी के साथ, अब हम हमारे हर सेशंस को लिंक करने वाले हैं, इसलिए आपसे एक अनुरोध है कि आप हर सेशन अटेंड कीजिए और हर सेशन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे कि हर सेविंग, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ सेविंग एक दूसरे से कैसे विपरीत है। यदि आप सब सेशन नहीं अटेंड करेंगे तो आपको ये जो लिंक हमने बैठाई है ये लिंक आपको नहीं समझ में आएगी। कल हमने जैसे पायल जी का सेशन अटेंड किया, उन्होंने हमें एफडी के बारे में बताया। एफडी में उन्होंने ये बताया कि आपको कितना परसेंटेज मिलता है, आपको 7% मिलता है कि आपको 7.5 मिलेगा कोई में, अभी तो जैसे बहुत ही कम हो गया, 6, 6.5 चल रहा है मार्केट में। तो आपको मैं सेम तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करवाना चाहती हूँ कि यदि आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उस लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आपको बेसिकली जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं और आपको जो भी एजेंट सेल करने आते हैं इंश्योरेंस प्लान, और वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आप इतना पर्टिकुलर अमाउंट इस साल के बाद मिल जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ उनकी एक बात को ना समझे कि आपको इतना पैसा मिलने वाला है, आप सिर्फ वो चीज ना देखिए, उसमें आप ये जरूर देखिए कि आपको रिटर्न कितने मिलने वाला है। क्या आपका रिटर्न जो इतना मिलने वाला है ये आपकी इन्फ्लेशन से ज्यादा है कि नहीं है। ये बात हमने आपको पहले भी समझाई थी कि हमें महंगाई को मारना है, हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है या हमें जो पैसा सिक्योर करके रखना है वो बेसिकली हमने इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो हमें महंगाई से लड़ने के लिए हमें सेव करके रखना है। तो क्या वो जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मुझे मेरी महंगाई से लड़ने के लिए सक्षम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब इस टाइप के प्लान्स में क्या होता है, वो हमें सम एश्योर्ड देते हैं। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि जब आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली या नॉमिनी को ये पैसा मिलेगा, बट आपको इतना कितना सम एश्योर्ड दे रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख रुपए सम एश्योर्ड दे रहे हैं। आज मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं मेरे घर में कुछ कंट्रीब्यूशन देती हूँ, ठीक है, आज मेरे इनकम के जरिए मेरा घर कुछ उनके जो खर्चे हैं वो पूरे पूर्ण करती है। तो आप सोचिए कि एक इंसान जो इतना एक साल में 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाता है, क्या उसके मरने के बाद
1.5 लाख रुपए सफिशिएंट रहने वाले हैं? नहीं, उसके मरने के बाद ये 1.5 लाख रुपए सफिशिएंट नहीं रहने वाले हैं। इसलिए इस तरीके के प्लान में इन्वेस्ट करने को हम थोड़ा सा पुश नहीं देते कि आपने इस टाइप के प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्लान्स में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपने उनका रिटर्न्स जरूर देखना चाहिए। अब इस टाइप के प्लान्स के फायदे क्या है? ये इस टाइप के जो प्लान्स होते हैं ये आपको 6% to 8% से ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लेना है। इसका हमें डिडक्शन मिलेगा टैक्स में, एटीसी में, तो बेसिकली हम उस पर टैक्सेशन बचाते हैं। ओके, जो इसका अमाउंट हमें मैच्योरिटी पे मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर फीचर्स है लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में चलते हैं उसके। बट क्या ये हमें फायदेमंद है कि नहीं है? मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहते हैं। हमें इन्हें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए जब यदि हमारी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, यदि हमारी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो हमने इस टाइप के प्लान्स को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं मानना चाहिए। क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन की तरफ देखो तो इसका सिर्फ सम एश्योर्ड 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं और आपको 20 साल के बाद सिर्फ 3,36,000 मिल रहा है, जिसका रिटर्न 7% है। और ये लिक्विड नहीं है, ये पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जब तक 20 साल खत्म नहीं होंगे ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। वहीं आप एफडी में यदि इन्वेस्ट करेंगे तो वो लिक्विड रहेगा, आप जब भी चाहे उसको एनकैश कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आप आपके लिए वो पैसा रेडीली अवेलेबल रहेगा। तो यदि आपको इंश्योरेंस का ऐसा कोई प्लान आपके सामने पुट करा जा रहा है जिसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि आपको 7% या 8% से रिटर्न मिलेगा, तो उन दोनों के बीच दौरान आपने कभी भी एफडी को चूज करना चाहिए, इस टाइप के प्लान को नहीं चूज करना चाहिए। तो अब हम सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि फिर इंश्योरेंस क्यों करना है, हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत है जब हमें इंश्योरेंस में कोई रिटर्न इतना खास मिल नहीं रहा है, हम क्यों इस टाइप की पॉलिसीज में पैसा बर्बाद करें? नहीं, ऐसी सोच नहीं रखनी है। हमें इसे समझना है कि इंश्योरेंस किसमें लेने की जरूरत है। हमें इंश्योरेंस लेना है, हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो टर्म इंश्योरेंस के नाम से प्रसिद्ध रहेंगे। आप देखिएगा तो आपको ये मिलेगा, ये प्योर प्रोटेक्शन है। ये क्या है? प्योर प्रोटेक्शन है लाइफ का। इन टर्म प्लान ये होता है कि आपको कोई पैसा रिटर्न में नहीं मिलने वाला है, आपको नियुक्त समय तक एक प्रीमियम डिसाइडेड होता है आपकी एज फैक्टर के हिसाब से, जो आपको पे करना होता है। इसमें जब तक आप जीवित है कोई पैसा रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन जब हमारी डेथ होएगी और जो हमारे नॉमिनी रहेंगे या जो हमारे घर में पीछे छूट जाएंगे, जो हमारी इनकम पे डिपेंडेंट लोग थे, उनको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। वो इस पैसे को बेसिकली कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका ब्याज ले सकते हैं, या वो इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि जिंदगी के उस मोड़ में आपके बच्चे को एजुकेशन की जरूरत हो, तो आपके टर्म प्लान की वजह से जो पैसा वापस आएगा वो उसके एजुकेशन में, शादी में, इन सब चीजों में काम आ सकता है। तो बेसिकली लोग इन्वेस्टमेंट दो आइडियाज दिमाग में रखते हुए करते हैं। एक इंडियन मेंटेलिटी की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हम सब इंडियन लोग हैं और इंडिया में रहते हैं। इंडियन मेंटेलिटी इन्वेस्टमेंट दो प्लानिंग से करती है। यदि वो बच्चों के लिए कर रही है तो उसमें दो फैक्टर होते हैं कि एजुकेशन आ गया और शादी आ गई, और यदि वो खुद के लिए कर रहे हैं तो वो रिटायरमेंट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस इज नॉट फॉर रिटायरमेंट। ठीक है, इंश्योरेंस की जो प्लानिंग आप एज एन इन्वेस्टमेंट करो वो रिटायरमेंट की नहीं है, क्योंकि आपको काफी साल तक उसको पे करना है। उसके बाद जो पैसा आएगा भी वो इतना सफिशिएंट नहीं आएगा कि आप अपने रिटायरमेंट के खर्चों को भरपूर, मतलब उसका बेसिकली यूटिलाइजेशन इतना आपको नहीं मिलेगा कि आप रिटायरमेंट अपना आसानी से निकाल सकें। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये हमें प्लानिंग किसके लिए करनी चाहिए? टर्म इंश्योरेंस हमें उसके लिए प्लान करना चाहिए जो हमारे पीछे रह जाएगा हमारी डेथ के बाद। जैसे हमारे बच्चे, यदि आपके हस्बैंड है तो आप रह जाएंगे, या आपके वाइफ का डेथ हो जाता है, वो वर्किंग है, तो आपके हस्बैंड पीछे रह जाएंगे, आपके बच्चे, उनके लिए हमें टर्म प्लान की प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि हमारे जाने के बाद क्या, हमारे जाने के बाद जो इनकम टूटेगी घर से, या जो हमारे वजह से जो पैसे उस घर में आ रहे थे जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल वैसा था, उस लाइफस्टाइल को वो डिस्टर्ब ना करते हुए आराम से जी सके, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। तो हम एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट यदि मैं आपको सजेशन दूं तो टर्म इंश्योरेंस इज एसेंशियल।
ये आपको जरूर लेना चाहिए। हर किसी ने अपना कम से कम, यदि उनकी कैपेसिटी है कि वो प्रीमियम पे कर सकते हैं, तो 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके प्रीमियम, यदि आप छोटी एज में टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इसका प्रीमियम कोई बहुत ज्यादा नहीं आता है। मेरा खुद का टर्म इंश्योरेंस जो है वो 8,000 रुपए में निकला हुआ है। तो 8,000 रुपए इज नथिंग साल के। यदि मैं साल के 8,000 रुपए देके 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेती हूँ खुद के अगेंस्ट, तो आज मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। मेरे से जो इनकम उनको आ रही थी, उनको एकदम से झटका नहीं लगेगा, वो सिक्योर्ड रहेंगे। तो इस तरीके से हम उस लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस के थ्रू हम उस लॉस को मिटिगेट कर सकते हैं जो हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को होगा। इसका बेनिफिट ये भी है कि एटीसी में डिडक्शन मिलता है जो प्रीमियम हम पे करते हैं, और इसका इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है। इसलिए भी ये बेनिफिशियल है कि आप टर्म इंश्योरेंस यदि ले तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि हमको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, और दूसरी कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेंगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा। तो इसलिए हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्यों टर्म इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब 30 साल की उम्र में मैंने लिया, 20 साल के है, 5,000 रुपए मेरा प्रीमियम अमाउंट है, मेरा पॉलिसी अमाउंट है 1 करोड़, यानी मेरी डेथ पे मेरे घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेड एज ऑफ डेथ उन्होंने प्रिडिक्ट की है कि 65 साल होगी। इसको आप इंक्रीज भी करवा सकते हैं, आप 70 ईयर्स 80 ईयर्स तक भी अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो आज मैंने कितना अमाउंट पे किया, मैंने 1,75,000 रुपीज पे किए, ओके, कंसिडरिंग 5,000 प्रीमियम। तो लेकिन आज 1,75,000 का जो खर्चा मैंने किया, उसके बदले में जो मेरे पीछे रह जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए। तो आप इसका रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। आप इसको एज एन एक्सपेंडिचर मत ट्रीट कीजिए, आप ये ट्रीट कीजिए कि आपके जाने के बाद आपके घर वालों को ये पैसा मिलेगा। इसलिए टर्म इंश्योरेंस एक बहुत इसेंशियल चीज है। आपने मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स है जो टर्म इंश्योरेंस देते हैं, और आजकल टर्म इंश्योरेंस का रेट बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। तो आप इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसको मंथली भी ले सकते हैं, एनुअली भी पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बजट में इसका कैलकुलेशन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट एडवाइजेबल थिंग राइट नाउ, यू शुड टेक टर्म इंश्योरेंस। और यदि आप वर्किंग है तो बहुत जरूरी है कि आप टर्म इंश्योरेंस ले आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद आपकी फैमिली अफेक्ट होएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक फोर्थ कैटेगरी की, वो है यूलिप। यूलिप इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स। अब यूलिप क्या होता है? यूलिप इज अ मिक्सचर। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को मिक्सचर करके इंश्योरेंस कंपनीज बेचती है। इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। इसमें वो आपको किस तरीके के प्लान सामने लेके आएंगे, वो आपको बताएंगे कि ये एक पर्टिकुलर प्लान है जिसको हम मार्केट में पैसा लगाएंगे, फंड्स में पैसा लगाएंगे, उस फंड में जो पैसा लगाएंगे उससे हम आपको रिटर्न मिलेगा, ओके। उससे हिसाब से आपके यूनिट्स चेंज होते जाएंगे, फंड्स के यूनिट्स, और थोड़ा सा पोर्शन हम लोग इंश्योरेंस के लिए रखेंगे, उसके हम चार्जेस लेंगे। आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस एंड अनटिल वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहे हो। तो यदि आप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप बहुत ध्यान दें कि आपसे चार्जेस कितने लिए जा रहे हैं। ठीक है, आपको सम एश्योर्ड कितना दिया जा रहा है। अब आप कितना सम एश्योर्ड दे देगा, कोई आपको 3 लाख दे देगा, कोई 6 लाख दे देगा। क्या वो आपको टर्म प्लान से ज्यादा इंश्योरेंस दे सकता है? नहीं, आपको टर्म प्लान सबसे ज्यादा इंश्योरेंस दे सकता है। आप भले यूलिप लीजिए बट वो आपको उतना सम इंश्योरेंस नहीं दे सकता है। 1 करोड़ रुपए तक कभी भी आपको सम एश्योर्ड नहीं देगा कि आपके जाने के बाद 1 करोड़ रुपए आपके घर वालों को मिलेंगे। इसमें बेसिकली क्या होगा, कुछ सालों तक मैं इसका प्रीमियम पे करती रहूंगी, फिर कुछ सालों के बाद मुझे उस फंड की जो वैल्यू रहेगी, यूनिट्स रहेंगे, उसके हिसाब से मुझे पैसा वापस आ जाएगा। बट इसमें क्या होगा, यदि वो फंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। ठीक है, बट यदि वो फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिसमें आपने पैसा डाला है, तो आपको इसका रिटर्न अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है यदि हम यूलिप ले भी रहे हैं तो हम अच्छे इंश्योरेंस कंपनी के यूलिप्स ले, ना कि कोई ऐसे यूलिप्स जिसमें हिडन कॉस्ट है या हिडन चार्जेस है। इसलिए हम टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से रीड करें उसके। इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो 10% to 18% डिपेंड्स करता है
जैसे पहले के यूलिप्स में थोड़ा अच्छा रिटर्न आता था, अभी क्योंकि यदि मार्केट कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है तो यूलिप्स में भी थोड़ा थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न्स कम होते जा रहे हैं। इसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में। अब इसका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है यदि आपका प्रीमियम जो आपने पे किया है वो 2.5 लाख से ज्यादा एक्सीड करे ईच ईयर। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोची है यूनिट में, तो एवरी ईयर यदि मेरा प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो मुझे इसके मैच्योरिटी अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, बेसिकली मुझे इस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। तो हमें ये चीज भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि हमें क्या ये ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान करना है कि उसका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाए, उस पर मुझे कैपिटल गेन लग जाए। ओके, तो यूलिप लेते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब यूलिप कैसा होता है, यूलिप जैसे सपोज मैंने 35 साल की एज में एंट्री की, मेरा एनुअल प्रीमियम है 50,000 और ये मुझे 20 साल के लिए लिया है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 10 लाख रुपए भर रही हूँ। 10 लाख रुपए फिर मुझे बदले में क्या मिल रहा है, यदि मेरे को 4% से रिटर्न मिलेगा तो मुझे सिर्फ 13 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि 8% से रिटर्न मिला तो मुझे 21 लाख रुपए मिलेंगे। तो यदि आपके कोई भी यूलिप में 8% या 4% से रिटर्न मिल रहा है तो क्या वो यूलिप लेने की कोई जरूरत है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि क्या आपको वो लेने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 8%, 6%, 7% तो आपको एफडी भी दे रही है और पैसा ब्लॉक भी नहीं हो रहा है, राइट? तो आपको फिर उसको तो देने की जरूरत नहीं है, उसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, आप एफडी में पैसा रहने दो। यदि आपको वो यूलिप का प्रोडक्ट जो आपको इंश्योरेंस कंपनियां बेच रही है, यदि वो आपको समझ में आता है कि वो आपको 12%, 13% रिटर्न देगा, आप उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आप चेक करेंगे मार्केट में कि ये यूलिप इतना देता है कि नहीं देता है, तो ही आपको वो बेसिकली पर्पस सॉल्व होगा। तब आप सम एश्योर्ड फैक्टर को इतना ध्यान में नहीं रखते हुए एक अच्छे यूनिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर यदि वो आपको रिटर्न अच्छा दे रहा है, आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है तो, नहीं तो यूलिप विल नॉट मेक एनी सेंस टू थिंक ऑफ बाइंग इट। रिस्क फैक्टर यूलिप में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसीज बताई ऊपर, क्योंकि उसमें वो आपको फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं, तो उसमें वो डिसाइडेड है उतना पैसा आपको आएगा ही, तो देयर इज नॉट मच रिस्क। बट यूलिप में रिस्क इज देयर बिकॉज यूलिप यूनिट्स पे डिपेंड करता है, मतलब मार्केट के बेसिकली कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो यूलिप में आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये मिलेगा, मतलब रिस्क फैक्टर रहेगा, ठीक है? तो जहां रिस्क है वहीं थोड़ा रिटर्न एक्स्ट्रा आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यूलिप में आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। बट इन दोनों से जो सबसे ज्यादा बेटर है वो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि उसमें श्योर शॉर्ट अपने अपने लाइफ का रिस्क आप ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, आप ऐसे ही यूलिप प्रोडक्ट्स को देखिए जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट एंगल से उसको सोच रहे हैं तो उसने कम से कम आपको 12-13% का रिटर्न देना ही चाहिए, तभी ही वो यूलिप का कोई मतलब है। नहीं तो बहुत म्यूचुअल फंड्स भी है मार्केट में, अभी हम जैसे धीरे धीरे आप सेशंस अटेंड करेंगे तो इस सेशंस में म्यूचुअल फंड्स भी कवर है, फिर हमने इसमें आरडी, मतलब हर छोटे चीज जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, शेयर, वो सब कवर किया है। तो आपको सबके एंगल समझ में आएंगे कि सब में कितना रिटर्न आता है। तो उस इसके बाद एक मेरा सजेशन रहेगा आपको कि जैसे आप एक सेशन सुन रहे हैं तो हर सेशन के बाद आप ये समझ लिखिए आपकी डायरी में कि इस सेशन से आपने क्या सीखा, कि किसमें डालना चाहिए, किसमें नहीं डालना चाहिए। क्योंकि कल जैसे रानी जी ने बोला, एक तो क्विज तो आपके आएंगे, बट लास्ट सेशन जो पोर्टफोलियो है वो हम आप ही से पूछने वाले हैं कि अब आपने क्या पोर्टफोलियो बनाया, आपके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। जो आप अपने इतने सेशन सुन लिए तो आपको क्या लगता है कि आपने किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स हम आपको सेशंस में बता रहे हैं, इनको आप राइट डाउन कीजिए ताकि ये आपको बाद में समझा सके कि आपको कौन सी चीजों में कब कौन रिस्क फैक्टर को डिसाइड करना है और कौन सी चीजें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करना है। इन दो फैक्टर को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट, इनको अलग कीजिए और इनको उस हिसाब से आप बाइफरकेट कीजिए। Then we have a last is a health insurance. Health insurances बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो हम जिस तरीके से हम लोग सब देख रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना आया, बहुतों के घर में उसने हिट किया और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बिल आए।
हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है ना, हमें हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल लेना चाहिए। ये एक प्योरली खर्चा है, इसके बदले में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको कोई पैसा वापस आने वाला है, और भगवान करे कि ये खर्चा ही रहे, क्योंकि हमें हॉस्पिटल की शक्ल ना देखनी पड़े या हमें हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। ये हम भगवान से प्रे करें कि हमें ये खर्चा एक्सेप्टेबल है, इसे हमें एनकैश करने की जरूरत कभी ना पड़े। तो इस एंगल से हमें हेल्थ इंश्योरेंस निकालने की जरूरत है। बट कुछ पॉइंट्स है जो हेल्थ इंश्योरेंस में हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ये हमें कवरेज दे रहे हैं उसमें क्या हमारे स्पाउस और चिल्ड्रन कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बेसिकली इट शुड बी अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी प्लान। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं आपकी पूरी फैमिली कवर होनी चाहिए। इसमें टॉपअप है कि नहीं, इसमें टॉपअप का फैक्टर दिया हुआ है कि नहीं, मतलब यदि आपको चाहिए तो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका सेकेंड बेनिफिट है कि एटीसी के अलावा आपको एटीडी में और 25,000 तक का डिडक्शन मिलता है यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो। और इसमें जो प्रीमियम डिपेंड करता है वो हमारी एज और एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमें डायबिटीज या बीपी ऐसी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है तो हमारा प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये सब फैक्टर ध्यान में रख के वो हमारा प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, उनको एनालाइज करना चाहिए पहले। हमें एक ही जगह से डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि यहाँ से ले ले। हमें सारे, जैसे स्टार है, न्यू इंडिया है, बहुत सारे हैं, हमें सबको कंपेयर करना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। तो ये 4 प्रकार के इंश्योरेंस है जो हमें ध्यान में रखना है। और इन 4 प्रकार के इंश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए और जो फैक्टर्स हमने आज आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको इसमें इन्वेस्ट या फिर आप अपना रिस्क कवर कीजिए। उस तरीके से आपको रिस्क कवर करना चाहिए। अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वी आर ओपन फॉर इट। ओके, इधर ओके, ड्यूरिंग द सेशन किस थोड़ा लोगों ने लिखा है बट मैंने बीच में नहीं देखा है, मैं अभी देख के आपको रिप्लाई देती हूँ। रिस्क को कम करने वाले मींस इंश्योरेंस। आरती जी थोड़ा आपका क्वेश्चन आप अनम्यूट करके एलोबरेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं? आरती जी आपको अनम्यूट किया है यहाँ से। इंश्योरेंस का मतलब पूछा था तो वो मैंने बताया। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। इफ एनी न्यू पॉलिसी विच इज गुड देन प्लीज सजेस्ट सो दैट आई कैन गो विद। देखिए, एक ओपन फोरम में मैं आपको ऐसे कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जो पॉलिसी लेने के लिए डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा एज फैक्टर क्या है, और हमारी प्रीमियम पे करने की क्षमता कैपेसिटी कितनी है। ये सारे फैक्टर रख के हम लोग एक्चुअली कंसल्टेंसी देते हैं। तो इसलिए मैं आपको ओपन फोरम में ऐसे नहीं बोल सकती कि ये वाली पॉलिसी ले लीजिए, ये अच्छी है। एंड में मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा ऑफिस भी नागपुर में लोकेटेड है, गणेश पेट में। So I'm not very far reachable also, physically also and on call also. तो आप कभी भी मेरे ऑफिस भी ड्रॉप कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। कैन यू शो द प्रीवियस स्क्रीन? सॉरी मैंने देखा नहीं था ये। कैन वी पे मोर प्रीमियम फॉर लिमिटेड ईयर्स एंड इज इट वर्थ पेइंग प्रीमियम अर्ली? नहीं, हम लोग ये सजेस्ट नहीं करते कि टर्म प्लान यदि आप ले रहे हैं तो आप एक साथ, जैसे आप लमसम में लोग पे कर देते हैं कि 10 साल का हम पे करेंगे और बचे हुए 30 साल का हम सम एश्योर्ड ले लेंगे कि बचे हुए 30 साल में भी यदि कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को बेसिकली पैसा मिलेगा। इस टाइप के जो टर्म प्लान है ये मैं थोड़ा सा सजेस्ट नहीं करती हूँ। आप हर साल पे कीजिए, वही बेटर है। उसका रीजन मैं बताती हूँ आपको कि ऐसा क्यों है। हो सकता है कि बीच में ही मेरी डेथ हो जाए, वो 30 साल भी मैं पूरे कंप्लीट नहीं करूँ, तो मैं अननेसेसरी जो ईयर्स मैंने जिए नहीं उसके लिए भी कंपनी को पे कर दूंगी। तो इसलिए हम जितने साल जी रहे हैं उतने ही साल हम कंपनी को पे करें तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए हम लमसम पेमेंट इज समथिंग कि मैं एडवाइस नहीं करती। आप हर साल प्रीमियम पे कीजिए, दैट इज बेटर। और आप हर साल पे जजमेंट भी कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल के हिसाब से यदि आपको टॉप अप करना है, आपका प्रीमियम बढ़ाना है, तो आप इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं। यूलिप लाइक म्यूचुअल फंड्स,
कुछ यूलिप्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के जैसे होते हैं, इसलिए मैंने बार बार बोला कि आपको यूलिप में ये चीज बहुत देखना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको रेट ऑफ जो रिटर्न आ रहा है, आरओआई कितना आ रहा है। यदि वो 12%, 13%, 14% आ रहा है तो वो यूलिप्स अच्छे हैं, बट यदि कोई आपको 8%, 10% के अंदर ही दे रहा है तो वो यूलिप्स एडवाइजेबल नहीं है। उसकी जगह आप इससे अच्छा कोई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में डालिए, कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, या तो आप डायरेक्टली और अपना टर्म प्लान ले लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। Words are not readable. Okay, if we take term insurance, but if there is a sudden dismal, then we should get whole insurance amount. ये आपको उनकी कंडीशंस पढ़नी पड़ेगी, इसमें अलग अलग कंडीशंस है। जैसे इसमें क्या होता है कि 1-2 साल का भी रहता है, जैसे हर कंपनियों का अलग अलग रहता है। तो जब हम लोग इसको खरीदने जाते हैं तो हमने ये सब कंडीशंस को कंपेयर करना चाहिए। सपोज फॉर एन एग्जांपल हमने एचडीएफसी लाइफ का देखा, या फिर हमने बजाज का देखा, या फिर हमने आईसीआईसीआई का देखा। हमें सबकी कंडीशंस को पहले रीड करना है, उनको कंपेयर करना है कि हमें सबसे ज्यादा फैसिलिटी कौन दे रहा है, हमें सबसे ज्यादा सम एश्योर्ड कौन दे रहा है, किसकी कंडीशन में ऐसा है कि यदि हमने जस्ट लिया और डेथ हो गई तो भी पूरा पैसा मिलेगा। इस टाइप के जो कंडीशन है ये वैरी करती है। तो लेने के पहले आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, और फिर ही आप टर्म इंश्योरेंस टैक्सेबल नहीं होता है, उसका एटीसी में डिडक्शन मिलता है जो प्रीमियम आप पे करते हैं। फिर जो नॉमिनी जो आपका नॉमिनी रहता है उसको जब पैसे मिलते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होते उसके हाथ में, क्योंकि वो आपके टर्म इंश्योरेंस के बदले में उसको मिलते हैं। अभी एफडी का इंटरेस्ट तो बहुत कम हो चुका है, यस आई कंप्लीटली एग्री। तो यदि एफडी का कम हो गया है तो इंश्योरेंस का ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस का भी रिड्यूस हुआ है। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि वो कंपनी पैसा लेके अल्टीमेटली करेगी क्या, वो भी तो बैंकों में ही इन्वेस्ट करने वाली है। वो या तो एफडी बनाएगी या वो मार्केट में लगाएगी, मतलब अल्टीमेटली दे विल आल्सो डू दिस ओनली, कि वो म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे, वो शेयर्स में लगाएंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करेंगे और उससे रिटर्न कमाएंगे। तो जहां ओवरऑल मार्केट में यदि रिटर्न कम हो गया तो वो आपको कैसे ज्यादा रिटर्न दे सकेंगे, वो आपको ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। 60+ के आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल पाएगा ना आपको टर्म प्लान, बहुत डिफिकल्ट जाएगा इनफैक्ट। और यदि आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो ही आपको 60+ में इस टाइप की बेनिफिट्स मिलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जनरली 60+ में ये बेनिफिट्स नहीं देती है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इसको छोटी उम्र में ही कर लीजिए, ताकि आप 60 के हो जाए उसके बाद भी आप प्रीमियम पे करके इस बेनिफिट्स को कैरी ऑन कर सकते हैं। यस, हेल्थ इंश्योरेंस हमें यंग एज में ले लेना चाहिए, इट इज परफेक्टली ओके, एटलीस्ट आफ्टर 25 तक इज परफेक्टली ओके। क्योंकि आजकल जो सिनेरियो और लाइफस्टाइल चल रहा है इवन बच्चों का, तो हम लोग ने अभी जो देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी एडमिट होते हैं आजकल। तो 30 इसका आइडियल एज है कि 30 के बाद तो आपने बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए। लेकिन 25 के बाद मैं वुमेन्स के लिए इसलिए इसको सजेस्ट करूंगी, मैं थोड़ा सा बायस्ड होके बोल रही हूँ कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है उसमें डिलीवरी का जो पीरियड खर्चा होता है, मैटरनिटी पीरियड, वो कवर होता है। that was the only reason कि I took स्टार हेल्थ when I compared, मतलब मैंने जब सब पॉलिसीज को कंपेयर किया था और स्टार हेल्थ लिया था तो मेरे बच्चे होने के थे, तो मैंने वो पर्टिकुलरली उसको इसीलिए ही लिया था कि मेरा डिलीवरी का 70% खर्चा मुझे रीइंबर्स हुआ था उसमें। तो बहुत कम कंपनी है जो अपने ये जो डिलीवरी का खर्चा होता है, मैटरनिटी का खर्चा होता है, वो रीइंबर्स करती है। तो वुमेन्स जब हेल्थ इंश्योरेंस लेती है तो उन्होंने ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। और यदि आपके हस्बैंड ले रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, यदि आप यंग है, अभी आपकी जस्ट शादी हुई और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले हैं, या आपकी डॉटर है जो शादी करने वाली है और हेल्थ इंश्योरेंस लेगी, तो आप अपने हस्बैंड को ये सजेस्ट कीजिए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके नाम पे ले और खुद उसमें कोलेटरल बने, ताकि जो मैटरनिटी का खर्चा है वो आपको रीइंबर्स हो जाए। आई एम नॉट वेरी श्योर यहाँ पे कितने लोग अवेयर है इस चीज से, बट इंश्योरेंस हमें 25 साल के बाद वुमेन्स को इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि हम हमारा जो डिलीवरी का खर्चा है वो भी रीइंबर्स हो सके। तो ये बेसिकली स्टार हेल्थ में ही मुझे मिला था जब मैंने रिसर्च की थी। तो स्टार हेल्थ वालों ने मुझे एट द एज ऑफ 24 जब मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकाला तो उन्होंने मुझे ये कवरेज दिया था। तो उनका भी ये कवरेज सिर्फ 28 ईयर्स तक ही है, मतलब जब आप 28 साल तक के हैं तो ही यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो ये कवरेज देते हैं।
आप सोचोगे मैं 30 और 32 की हो गई हूँ, उसके बाद मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ क्योंकि मेरे अभी तक बेबी नहीं हुए और उसमें वो मेरा मैटरनिटी कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये सब चीजें हमें ध्यान में रखना है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस को देखेंगे और एक ये करेंगे। बेसिकली 50 इयर्स के बाद मैंने फिर से आपको वही बोलूँ कि मैं 1 to 1 आपको अभी सजेशंस नहीं दे सकती हूँ कि जो जनरल सजेशन है, जैसे स्टार हेल्थ वो जनरल सजेशन की ये हर वुमन की जीवन का हिस्सा है कि वो प्रेग्नेंट होते हैं एंड दे डिलीवर अ बेबी, तो ये एक नॉर्मल खर्चा है जो हर वुमन को गो थ्रू करना पड़ता है। मैं आपको स्पेसिफिक कोई सजेशन नहीं दे सकती कि ये लीजिए या वो लीजिए, उसके लिए आपको मुझे प्लीज पर्सनली ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और है आपके जो हमें देखने पड़ते हैं बिफोर सजेस्टिंग कि आप क्या लीजिए और काई में जाइए। तो पर्सनल सजेशंस कैन नॉट बी गिवन, वी कैन ओनली गिव यू सम जनरल सजेशंस। हेल्थ इंश्योरेंस में लिमिट है 25,000। 25,000 से ज्यादा प्रीमियम यदि आप पे करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है एटीडी में, ओनली अप टू 25,000 मिलता है। ये जो एक्सपेक्टेड डेथ यहाँ पे हमने लिखे 65 इयर्स, ये एज्यूम्ड है कि इट इज एन एजम्पशन कि 65 साल तक हम जिएंगे। ये 70 भी हो सकती है, ये 60 भी हो सकती है। आपको अपने कौन से साल तक सिक्योरिटी करनी है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने 80 इयर्स तक सिक्योर करके रखा है, ये मेरा एजम्पशन है कि मैं 80 साल जीऊंगी। ठीक है, यदि आपको लगता है आपकी कंडीशन में क्या है कि आप कितने साल जियोगे, तो आप उनको वैसा बोल सकते हो, वो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट करते हो। कि जैसे ही हम थोड़ा सा इयर्स बढ़ाते हैं तो हमारा प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा ज्यादा 1-2 हजार या 1,500 से बढ़ जाता है। तो लेकिन हम लोग मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि हमें हाईएस्ट साइड ले लेना चाहिए 80 इयर्स, क्योंकि 80 इवन वी डोंट नो हाउ मच वी आर गोइंग टू लीव, तो 80 इयर्स इज समथिंग डिसेंट इनफ लाइफ। उससे ऊपर तो बहुत डिफिकल्ट है हमारी लाइफस्टाइल में अभी कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, बट 80 इयर्स तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट यू नो। ओके, किसी ने पोस्ट डिलीवरी कवर्ड पूछा था, मैंने उसका जवाब दे चुकी हूँ स्टार हेल्थ के इसमें, तो आप नोट कर सकते हैं। किरण जी, आई कैन नॉट सजेस्ट यू लाइक दिस कि मैं आपको अपफ्रंटली नहीं बोल सकती कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो या वो। मुझे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन नॉट सजेस्ट लाइक दिस, यू नो वी सी मेनी फैक्टर्स। हम आपकी इनकम देखेंगे, आपका एज देखेंगे, और आपका इनकम आपके हस्बैंड का क्रिएटेड है कि आप खुद कर रहे हैं, यू नो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रख के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कोई पर्सनल सजेशन अभी नहीं देना चाहूंगी। आपको मेरे से बात करनी है तो मेरा नंबर आप लोग के पास डेफिनेटली है, आप कॉल कर सकते हैं। मेरा ऑफिस गणेश पेट होटल द्वारकामाई होटल वाला जो बिल्डिंग है साइनाथ एनक्लेव उसी में है। मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में भी मिलने आ सकते हैं, तो तभी भी मैं आपका कंसल्टिंग कर सकती हूँ। लेकिन सॉरी बट मैं आपको यहाँ इस फोरम में आपको मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। किसी और को कोई और क्वेरी है स्पेसिफिक तो किसी को अनम्यूट करके पूछना है या चैट बॉक्स पे पूछना है। यू कैन गिव मी अ कॉल, आप मुंबई में रहते हैं, वी कैन डेफिनेटली हैव अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, नॉट अ प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी ने हम सबको बहुत ही यू नो, if I take a term plan for 80 years but normally after 60 we get retired, so we don't have paying capacity. आप ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि यदि आप अर्निंग है तो 55 इयर्स तक मैं पे कर दूं और उसके बाद मेरा कवरेज मुझे मिल जाए, बट उसमें आप एक चीज इंश्योर कीजिएगा कि आपको 80 इयर्स तक का कवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यू नो। और एक सजेशन मैं ये करना चाहूंगी रचना जी आपसे कि देखिए, हम यदि आप वर्किंग है, हमारे मेरे जैसे वर्किंग वुमन है, तो हमें इतनी स्ट्रेंथ तो आ जाती है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं कि आप 55 साल के बाद अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं आपकी सेविंग से ही। यानी आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं कि उससे जो पैसा आपको आ रहा है, उससे जो सेविंग्स आपको आ रही है, उसमें से ही आपका प्रीमियम अमाउंट निकलेगा और आप पे कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं
काम करते ही रहनी चाहिए और तो ही मैं प्रीमियम पे कर पाऊंगी। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप इसको 2 फैक्टर में ध्यान दीजिए। एक तो या तो आप 55 साल तक यदि पे करके 80 इयर्स का लाइफ तक उसको लेना चाहती है तो वेल एंड गुड, आप वैसा लीजिए, उस केस में आप ज्यादा प्रीमियम पे करेगी। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से प्लान कीजिए कि वो आपको प्रीमियम देंगे और आप वो प्रीमियम बाद में पे कर पाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको जो भी ठीक लगता है आप प्लान कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि जो भी अगर मैं टर्म पॉलिसी लेती हूँ और हाँ उसमें अगर मैंने एक्सपेक्टेड डेथ एज हाँ 65-70 जो भी लिया है, हाँ और हाँ अगर वो एक्सपेक्टेड डेथ का एज जो मैंने बताया उसके पहले अगर डेथ होती है तो क्या बेनिफिट तो होता भी है, उसके मिलेगा, बाद में होती है? तो भी पहले मिलेगा हो आपके गए घर वाले को। यस, नहीं पूरा मिलता है, उसका टर्म प्लान का खासियत ही वही है कि यदि आपकी अच्छा। डेथ बीच में भी होती है तो जितने का आपने सम एश्योर्ड लिया है वो आपके घर वालों को मिलेगा। और अगर बाद में हुई तो सपोज एक्सपेक्टेड मैंने तो एज ऑफ फिर डेथ। नहीं मिलेगा ना, इसलिए तो मैंने बोला ना कि आप ओके। ज्यादा लाइफ को कवर कीजिए। आप ये एज्यूम मत कीजिए कि आप 60 या 65 में ही यू नो एक्सपायर हाँ। करें। अपन ने ये कभी भी ये सोचना कि मैं 80 साल तक जीऊंगी और उसी के उसमें हम हिसाब। 90 इयर्स तक भी डाल सकते हैं ना? यस यस, माइन इज 99। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes. Okay. In term policy, if the expected that age is 65 years, and if it is for before 65 years or after 65 years, सपना जी अभी मैंने आप ही को आंसर किया, राइट? If it is for before 65 years, आपका क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा ओके ओके। ग्राहक मंच, कैन यू शेयर कॉन्टैक्ट? ये ग्राहक मंच का मुझे भी चेक करना पड़ेगा बिकॉज मैंने इसमें अभी तक इन्वेस्ट किया नहीं है और इसको इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेंगे। एक मिनट में आपसे मेरा प्रेजेंटेशन वापस शेयर करती हूँ, उसमें मेरा नंबर है, आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। आप मेरा नंबर इसमें से नोट कर सकते हैं। यदि किसी को क्वेरीज नहीं है तो हम ये सेशन कंक्लूड करेंगे, नहीं तो स्टिल इफ समबडी हैज, आई लाइक टू क्लियर इफ समबडी हैज एनी queries here. Okay, thank you. I think no one has any queries anymore as I can't see anything in the chat box. Chat box में कुछ नहीं है. Thank you so much. आप ये नंबर नोट कर सकते हैं. Thank you for the session. जी थैंक यू स्नेहा जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन हुआ इंश्योरेंस पॉलिसी का। आशा है आप सभी जानते हैं कि क्विज होने वाला है तो आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। सभी मनस्वियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए ये